जय हिंद, जोहार। स्वागत है बच्चों एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में लोग देखेंगे क्लास 8 के साइंस के उन सभी VVI 50 MCQ प्रश्नों को जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर इस प्रश्न को आप लोग कर लेते हैं तो एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। तो आइए हम लोग सभी 50 प्रश्नों को देखेंगे। 50 प्रश्न नहीं बच्चों, कहिए 100 से ओवर प्रश्न आने के हम लोग 150 प्रश्नों को आज देखेंगे। क्योंकि प्रत्येक का जो ऑप्शन है सभी चारों प्रश्नों को हम लोग एक एक करके समझेंगे, उनका खंडन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इसके पहले अगर हमारे चैनल में आप नए हैं, आप तो पहली बार विजिट कर रहे हो, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि इसको भी इसका लाभ मिल सके और एक अच्छे मार्क्स के साथ एग्जाम में उत्तीर्ण हो सके। ठीक है, तो आइए एक एक प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो प्रश्न है बेटा आपके पास में, वो कह रहा है कि कोशिकाओं का वह समूह, यानी कोशिकाओं का समूह बात कर रहा है बेटा, जिनकी रचना और उद्गम तथा कार्य समान हो, उसे क्या कहते हैं। तो बेटा समझिए पहले प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहे कोशिकाओं का वह समूह जिनकी रचना और उद्गम और कार्य समान हो, तो उसको हम लोग उत्तक के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टिश्यू। ठीक है, क्या कहते हैं? उत्तक। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या है? तो टिश्यू। ठीक है, टिश्यू। ठीक है, अब समझिए जो कोशिका है बेटा, कई कोशिका जो होता है वो आपस में मिल करके उत्तक का निर्माण करता है। क्या करता है? तो कहोगे बेटा उत्तक का निर्माण करता है। ठीक है, उत्तक का निर्माण करता है। कई जब उत्तक आपस में मिलता है तो एक यंग का निर्माण होता है, और कई जब यंग आपस में मिलता है तब जाकर के एक जीव का निर्माण होता है। इसलिए जो कोशिका होती है, कोशिकाओं, ठीक है, उनको जीवों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कही गई है। ठीक है, रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा गया बेटा। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 1 आप लोग को समझ में आया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रक की खोज किसने किया है बेटा? तो कहोगे सर रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज किया है। किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने इनकी खोज किया है। ठीक है, कोशिका जो झिल्ली होता है उसको अर्धपारगम झिल्ली भी कहा जाता है, या तो इसी को चयनात्मक पारगम झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक कोशिकीय जीव कौन सा है? अब कोशिका के आधार पर बेटा जीवों को दो भागों में बांटा गया है। किस आधार पर? तो कोशिका के आधार पर। कौन कौन से जीव है बेटा? कहोगे सर एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव किसे कहेंगे? तो ऐसे जीव जिनका निर्माण एक ही कोशिकाओं से हुआ है तथा उनमें जो समस्त क्रियाएं संपन्न होती है वो एक ही कोशिकाओं के फलस्वरूप होती है। जबकि बहुकोशिकीय जीव किसे कहेंगे? तो ऐसे जीव जिसका निर्माण कई कोशिकाओं से मिलने से हुआ है तथा उनमें जो क्रियाएं होती है उनके लिए अलग अलग कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव अगर हम लोग बात करें बेटा तो अमीबा, पैरामीशियम युगलिना। ठीक है, बहुकोशिकीय की बात करें तो हाइड्रा तथा सभी जितने भी जीव जंतु हैं। ठीक है, एक कोशिकीय को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो बचे गए जीव सारे के सारे क्या है? तो बहुकोशिकीय। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो एक कोशिकीय जीव कौन सा है बेटा? तो अमीबा यहाँ पे एक कोशिकीय जीव हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथ ही साथ याद रखिएगा बेटा अमीबा जो होता है, ठीक है, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है, यानी कि अनिश्चित आकार होता है। ठीक है, ये अपना जो भोजन है वो किसके द्वारा करता है? देखिए ये अमीबा है, क्या है बेटा? अमीबा। अब यहाँ क्या है? इसको हम लोग कुटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कुटपाद कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि खाद्य कण को अपने अंदर ले लेता है और धीरे 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 खाद्य धानी में ये प्रवेश कर लेता है। ठीक है, अमीबा में जो जनन की क्रिया होती है बेटा, क्या? जनन की क्रिया। तो जनन क्या होता है आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो जनन एक ऐसी क्रिया होती है जिनके द्वारा कोई भी जीव अपनी जाति या वंश को बनाए रखते हैं। ठीक है, यानी कि अपने ही जैसा जो होता है जीव को जन्म देते हैं। जैसे बेटा कोई भी, जैसे आप लोग देखे होंगे एक जीव है तो अपने फिर अपने बच्चे को जन्म देता है, क्योंकि इसका जो पूर्वज होता है, ठीक है, या तो फिर अपने जो वंश होता है उनको ये बनाए रखता है। अगला प्रश्न। ठीक है, अब यहां देखिए दिया है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बेटा? तो याद रखिएगा आप लोग सेलुलोज की बनी होती है। किनकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, चलिए निम्न से कौन अधातु है? इनमें से कौन अधातु है? बेटा अधातु का गुण आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, धातु और अधातु चैप्टर में आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। ठीक है, तो अधातु किसे कहते हैं?
तो समझिएगा, अधातु के कई गुण होते हैं, थोड़ा इसको आप लोग सटीक थोड़ा संक्षिप्त में याद कर लीजिए। अधातुएं जो होती है बेटा वो प्राय विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, तो कुछ चालक होते हैं, ठीक है, याद रखना, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होते हैं। प्राय जो अधातु होते हैं वो क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। अब भंगुर क्या होता है बेटा, भंगुर समझिए, यानी जब इसको हथौड़े से पीटा जाता है तो ये फैलने की वजह क्या होती है, टूट जाती है। इस गुण को हम लोग इसको भंगुरता कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, अधातु जो होती है बेटा वो प्राय चमकदार नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद अधातुओं को पीटने पर क्या होता है, कोई विशेष प्रकार की आवाज, जैसे टन टन, जैसे हम लोग घंटे वगैरह देखे ना, धातु को पीटने के बाद उत्पन्न होता है, तो इसके अधातु को पीटने के बाद कोई विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। अब समझिए, ब्रोमीन एक ऐसा बेटा, याद रखिएगा, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर, किस ताप पे, तो कहोगे कमरे के ताप पर ये द्रवावस्था में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे धातु पूछ दे बेटा कि कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है, तो यहाँ पे आप लोग कहोगे सर कि ये पारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें से आप लोग याद रखिएगा आयोडीन। आयोडीन एक मात्र ऐसा धातु है बेटा जो चमकीला होता है। अभी हमने जस्ट पहले बताया ना कि अधातुएं जो होती है वो प्राय चमकीला नहीं होती है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा धातु है जो चमकीला होता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग एक पढ़े होंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्या है बच्चों, ये भी कहोगे सर आधातु है। तो ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, ठीक है। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जो अधातुएं होती है प्राय विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है बेटा एक मात्र अधातु है जो विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं बेटा, तो आप लोग पेंसिल देखे होंगे, ठीक है, कट पेंसिल जिसको हम लोग कहते हैं, वहां पे एक रीड डाली हुई रहती है काली रंग की, उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, तो यही ग्रेफाइट है, ठीक है। इसमें सबसे अधिक कार्बन की मात्रा पाया जाता है, इनमें सबसे अधिक कार्बन की मात्रा पाया जाता है, ठीक है। अब धातु क्या है, तो धातु में क्या होता है बच्चों, धातुएं जितने भी होते हैं प्राय कठोर होते हैं, क्या होते हैं, ठोस एवं कठोर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। धातु ऊष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। धातुओं को पीटने पर एक विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है। धातुएं आघातवर्ध एवं तैल होती है, ठीक है, यानी आघातवर्ध एवं तैल होती है, ठीक है। सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है, तो चांदी। सबसे अधिक तैल धातु कौन सी बेटा, तो सोना, ठीक। चलिए चलिए यहाँ क्या कह रहा है, निम्न में से कौन अधातु है। अब कौन अधातु है बेटा, सल्फर भी अधातु है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो इनमें से सभी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी, ये सभी के सभी क्या है, अधातु है, ठीक है। कार्बन की संख्या कितनी होती है बेटा, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक है। सबसे अधिक यौगिक का निर्माण अगर कोई करने वाला तत्व है, ठीक है, तो कौन है, तो ये कार्बन है। कार्बन को हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं। कार्बन की अपरूपता कितनी होती है, कौन कौन, तो हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट, हीरा जो है बेटा वो सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे क्या है, कठोर पदार्थ है। लेकिन अगर सबसे कठोर धातु की बात करें, आप लोग से कठोर धातु की बात करें, यहाँ पे मेटल की बात करें, तो आप लोग को याद रखिएगा बेटा प्लेटिनम। कहाँ पे, प्लेटिनम, ठीक है। प्लेटिनम का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो आभूषण बनाने में किया जाता है। किसमें, आभूषण बनाने में किया जाता है। अब समझिए बेटा जो आभूषण होता है उसमें आप प्लेटिनम का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि कठोरता लाने के लिए। क्यों, कठोरता लाने के लिए। अगर शुद्ध सोने या चांदी, जिसको हम लोग 24 कैरेट कहते हैं, 24 कैरेट का अगर आभूषण बना दिया जाए तो ये काफी लचीला होगा। लचीला होने के कारण क्या होगा, ये टूट जाएगा, ठीक है। इसलिए इसमें कठोरता लाने के लिए बच्चों इसमें 2 कैरेट जो है अन्य धातुओं को मिला दिया जाता है, इनमें से प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। अगला कह रहे निम्न धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, पटाखों में, उर्वरकों में, खाना बनाने वाले बर्तन में, इनमें से सभी। तो बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी जो धातु है इनका उपयोग पटाखों में भी किया जाता है, ठीक है। इसके बाद कुछ है जो उर्वरकों में भी किया जाता है। इसके बाद खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मतलब कह सकते हैं बेटा इनमें सभी इसका उपयोग होता है। अगला प्रश्न कह रहे कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। अभी मैंने जस्ट बताया ना कि अधातु एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। तो बेटा विद्युत की सुचालक कौन हो जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसका प्रूफ है, तो कहोगे सर कार्बन का, ठीक है। चलिए
सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी सूक्ष्म जीव, ऐसे जीव जिनको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते, काफी छोटे होते हैं, ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो होता है बेटा हमारे लिए लाभकारक भी होते हैं और कुछ जो है हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं, यानी लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं, समझे। अब कह रहा है इनको रोकने के लिए किसका उपयोग करेंगे? आप नमक का प्रयोग करेंगे। नमक का सूत्र क्या होता है बेटा? तो याद रखिएगा NaCl, ठीक है। क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक। कह रहा है खाद्य तेल का उपयोग करेंगे, कह रहा है चीनी का उपयोग करेंगे, तो यहां इनमें से सभी हो जाएंगे। एक चीज है बेटा याद रखिएगा, ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6, ठीक। चलिए, लेग्यूम के पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो जो लेग्यूम के पौधे होते हैं उनकी जड़ों में कौन सी जीवाणु पाया जाता है बेटा? तो याद रखिएगा राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ये क्या करता है? तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काफी उपयोगी होता है, लाभदायक होता है, ठीक है। याद रखिएगा लाभदायक होता है, ठीक है। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या बेटा? एक प्रतिजैविक है। क्या है? प्रतिजैविक है। सबसे पहले खोजे जाने वाले प्रतिजैविक कौन है? पेनिसिलिन। भिंडी की पित्त किस सूक्ष्म जीव से होता है? अब समझिए, तो भिंडी की जो पित्त होता है एक प्रकार की बीमारी है बेटा भिंडी में, ये किसके कारण होता है? ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? जीवाणु, कवक, शैवाल और विषाणु। तो बेटा जो भिंडी में पित्त की बीमारी होता है विषाणु के कारण होता है, ठीक है। अब विषाणु के कारण कौन कौन से होता है? तो ये रेबीज, ठीक है, रेबीज, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कोरोना जो भी फैला था ये भी किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है, ठीक है। चेचक ये भी किसके कारण होता है बेटा? तो विषाणु के कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, जीवाणु द्वारा कौन कौन से रोग होता है बेटा? तो जीवाणु द्वारा कौन से होता है? तो तपेदिक, ठीक है, याद रखिएगा तपेदिक, ठीक है। इसके बाद कौन सा हो जाएगा? जल्दी बोलिए। पेचिस, ठीक है, पेचिस भी आपका हो जाएगा। ये भी किसके कारण होता है? जीवाणुओं के कारण, ठीक है। डिप्थीरिया का आप लोग नाम सुने होंगे, डिप्थीरिया, ये भी किसके कारण होता है बेटा? तो जीवाणुओं के कारण होता है। काली खांसी, काली खांसी ये भी किसके कारण होता है? तो ये भी जो है आपका जीवाणुओं के कारण होता है। चलिए, कवक, कवक का मतलब क्या है बेटा? तो फंगस। इसके द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? इसका मतलब है कि गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजापन, ठीक है, गंजापन। इसके बाद आप लोग देखेंगे जो बरसात के दिनों में आप लोग देखे होंगे बेटा कि पैरों वगैरह हाथों में क्या होता है कि जिसको हम लोग कहते हैं कि पोकई हो गया है ना, अलग जैसा हो जाता है, ये भी किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। यानी जो दाद वगैरह होता है बेटा ये भी किसके कारण होता है? तो ये भी कवक के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद एक होता है प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग। इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, ठीक है। तो पायरिया, ठीक है, काली खांसी, ठीक है, काम मस म से मलेरिया, क्या हो जाएगा बेटा? मलेरिया। ये भी किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग है। इसके एक ट्रिक होता है बच्चों, आप लोग थोड़ा उतना भी समझ में नहीं आएगा, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, इसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है। पंडित कार्तिक न्यू है बैक्टीरिया, पंडित कार्तिक न्यू है बैक्टीरिया, इससे सारे रोग आ जाएगा लगभग। इसके बाद है कवक थी विषाणु द्वारा होने वाले रोग। इसका एक ट्रिक चलता है बेटा कि रचना हमें पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्रय विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु को विक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाएगा? विद्युत धारा तो नहीं कहलाएगा, विद्युत अपघटन नहीं कहलाएगा, विद्युत लेपन कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत धारा, विद्युत धारा को किससे इंडिकेट करते हैं बेटा? तो आई से करते हैं। इसकी एसआई मात्रा क्या होता है? तो इसका एम्पियर होता है, जिसे ए से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो याद रखिएगा बेटा अमीटर से मापा जाता है, अमीटर से मापा जाता है। इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए एक साथ कई प्रश्न को हम लोग खंडन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे कौन सा गोल विद्युत का कुचालक होता है? कौन सा
घोल विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, तो यहाँ अशुद्ध जल जो है बेटा ये विद्युत का कुचालक होता है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है बेटा, तो याद रखिएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल। आपसे पूछ लिया जाता है कि जो बिच्छू का डंक होता है, बिच्छू का डंक यानी कि बिच्छू जब डंक मारता है, काटता है, तो इसमें से कौन सा अम्ल जाता है। ठीक है, तो कहोगे बेटा फॉर्मिक अम्ल, याद रखिएगा फॉर्मिक लगा तो फिर मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, चलिए विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है, तो विद्युत अपघटन का उपयोग कहाँ पे है, धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन से जीवों की जनन की अलैंगिक विधि है। अब समझिए अलैंगिक विधि किसमें होता है बेटा, तो ये सूक्ष्म जीवों में होते हैं। किसमें होता है, सूक्ष्म जीवों में होता है। इनमें नर या मादा दो में से कोई एक ही भाग लेते हैं, जबकि जो लैंगिक जनन होता है ये बड़े जीवों में होते हैं। ठीक है, जिसमें नर और मादा जो है दोनों समान रूप से भाग लेते हैं, नर और मादा। ठीक है, कह रहे इनमें से कौन जीवों की जनन की अलैंगिक विधि है। ठीक है, तो बेटा अलैंगिक विधि कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे कयांतरण जो दिख रहा है ये अलैंगिक विधि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बाह्य निषेचन किसमें होता है, तो बाह्य निषेचन किसमें हो जाएगा बेटा, मछली में, स्टारफिश में, मेढक में, सभी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ सभी हो जाएगा। निषेचन के फलस्वरूप क्या निर्माण होता है। ठीक है, तो निषेचन के फलस्वरूप क्या निर्माण होता है, भ्रूण का, युग्मनज का, गर्भ का और कोलन का। तो युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बेटा सही हो जाएगा। दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है। अब दो सतहों पर अगर संपर्क हो रहा है तो वहां पे कौन सा बल लगेगा बेटा, तो वहां पे घर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, घर्षण के कारण ही हम किसी सतह पर चल पाते हैं। जहां पे घर्षण नहीं होगा वहां पे फिसलन हो जाएंगे, यानी कि वहां पे फिसल जाएगा, चलना बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 17 कह रहा है एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं बेटा, दाब कहते हैं। ठीक है, दाब का SI मात्रा क्या होता है, तो कहोगे सर पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, ये दाब जो है किस पर निर्भर करता है, तो बेटा याद रखिएगा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब क्या होता है, घटता है। अगर क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा। ठीक है, कह रहे निम्नलिखित बलों में से कौन सा संपर्कित बल है, इनमें से कौन सा संपर्कित बल है। तो बेटा पेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये पेशीय बल। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न होता है, तो सूर्य की जो नाभिकीय क्रिया होती है उनके द्वारा क्या होता है बेटा, तो उनके द्वारा हमें उष्मा और प्रकाश दोनों की उत्पत्ति होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। अब समझिए इनमें से कौन है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला तो जीवाश्म ईंधन है बेटा, बिल्कुल आप लोग पढ़ रखे हैं, कई बार पढ़ाए हैं। ठीक है, एक ही प्रश्न बार बार कराने से अच्छा नहीं होगा। लकड़ी जो यहाँ पे देख रहे हैं बेटा वो जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। प्राकृतिक गैस जिसको हम लोग कहते हैं LPG, ये भी क्या है, तो ये भी जो है एक जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, कहोगे सर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ पे लकड़ी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक होता है। अब किसी जो पदार्थ है उनके दहन के लिए जो होता है ऑक्सीजन आवश्यक होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है बेटा, O2। ठीक है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो बेटा याद रखना 21%। कितने प्रतिशत, 21% ऑक्सीजन पाए जाते हैं। कह जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। यानी कहने का अर्थ बता, यानी जीवन काल में। ठीक है, इसको बांटा गया है शेषवावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो कह रहा है शरीर में ऐसे परिवर्तन होने लगता है जिनके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं कि इनमें जनन में परिपक्वता आने लगती है। ये कब होता है, तो ये किशोरावस्था में होता है बेटा। किशोरावस्था का जो एज है वो सभी मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बताया है, लेकिन NCERT में जो है बेटा इसको, ठीक है, 11 से लेकर के 19 तक बताया गया। ठीक है, इसी को जो है तूफानों का एज कहा गया। ठीक है, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की जो अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो समझिए जब क्रोध हो, चिंता हो, उत्तेजना, उसमें कौन सा होता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन इसमें स्रावित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो है बच्चों, ठीक है,
टेस्टोस्टेरोन ये पुरुषों में यौवनावस्था प्रारंभ के दौरान या तो यौवनावस्था के जो गुण होते हैं उनको नियंत्रित करता है, ठीक है, ये पुरुषों में साबित होता है। एस्ट्रोजन जो होता है ये महिलाओं में स्रावित होती है, जो यौवनावस्था के जो गुण होते हैं उनको नियंत्रित करती है। बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? अब जब बच्चे का लिंग निर्धारण उनके लिए कौन सा है? माता पिता दोनों। तो कोई माता अगर चाहे अकेले तो भी नहीं कर सकता है, पिता भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। अब कहेंगे सर बच्चों यहाँ माता में कौन पाया जाएगा गुणसूत्र? तो XX पाया जाएगा। अब पिता में जो है XY गुणसूत्र पाया जाएगा। जब निषेचन की क्रिया होगी तो इनके फलस्वरूप अगर माता का X और पिता का X गुणसूत्र आपस में मिलेगा तो यहाँ पे जो होगा मादा शिशु का जन्म होगा। लेकिन जब मादा का X और पिता का Y मिलेगा आपस में तो इसमें जो होगा वो नर शिशु का जन्म होगा, ठीक है। मानव में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं बेटा? तो याद रखिएगा 46 गुणसूत्र यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक। इनमें से 22 जोड़ी जो होते हैं उनको हम लोग वर्धी गुणसूत्र कहते हैं, याद रखना वर्धी गुणसूत्र कहते हैं। मात्र एक जोड़ी जो होता है उनको हम लोग लिंगी गुणसूत्र कहते हैं, ठीक। कोई दिक्कत? अगला कह रहा है यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? बेटा समझिए, ये समतल है, ठीक है, ये सतह है। अब इधर से आपतित किरण आई, यहां से टकराए, टकराने के पश्चात इधर परावर्तित हो गई, ठीक है, ये अभिलंब है। इनके ठीक है, यहां समझिए ये है आपतित किरण, बेटा आपतित किरण, ये क्या है? परावर्तित किरण, ये अभिलंब है, ये है अभिलंब। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच बने कोण होते हैं इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं बेटा? आपतन कोण, इसको आई से सूचित करते हैं। और अभिलंब और ये परावर्तित किरण इनके बीच जो कोण ये बनते हुए दिख रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जो होता है वो दोनों बराबर होता है। प्रकाश परावर्तन के नियम में हम लोग पढ़े हैं। तो प्रकाश परावर्तन का नियम क्या कहता है? कह रहा है कि आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों कहां पे होते हैं? एक ही तल पे होते हैं, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान जो होता है बेटा वो बराबर होता है, ठीक है। प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है और टकराने के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है तो यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इनके दो नियम होते हैं जो अभी हमने बताया। तो कह रहा है यदि आपतन कोण 30 है बेटा तो परावर्तन भी कोण क्या होगा? तो ये भी तो 30 डिग्री हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आप समझिए दर्पण, ठीक है, तो दर्पण को दो भागों में बांटा गया बेटा, ठीक है। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण, ठीक है। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह समतल हो, ठीक। और गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक सतह गोल हो, ठीक है। समतल दर्पण का जो उपयोग है बेटा वो चेहरा देखने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसके लिए? चेहरा देखने। इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो किससा बनता है? आभासी तथा सीधा बनता है, ठीक है, आभासी तथा सीधा बनता है तथा वस्तु के आकार के बराबर बनता है। इसके बाद जो है क्या है? समतल दर्पण में अगर अपना किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की जो लंबाई होनी चाहिए वो कम से कम व्यक्ति या तो किसी वस्तु की जितनी लंबाई हो उसकी कम से कम आधी होनी चाहिए। अब समझिए, मान के चलिए अगर बेटा कोई 5 फीट का व्यक्ति अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाह रहा है, ठीक है, तो जो दर्पण की लंबाई होनी चाहिए कम से कम 2.5 फीट यानी कि 2.1/2, इससे इतना होनी चाहिए तभी अपना पूर्ण प्रतिबिंब देख पाएगा, अन्यथा इससे कम रहने पर यह नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी, वास्तविक, धुंधला, ठीक है। तो बेटा आभासी होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तु को भी दिखा सकता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको हम लोग पेरिस्कोप कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये जो है आपका सही हो जाएगा। काटी गई फसल से बीजों या दाने को अलग करना क्या कहलाता है? यानी जब फसल है बेटा उसको जब काटते हैं तो उसे बीजों और दानों को अलग करना, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की जो मात्रा होती है वो कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 14% से कम होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के ये भंडारण के लिए उपयुक्त होगा, अन्यथा जो अनाज होगा वो खराब हो जाएंगे। अगर इससे ज्यादा नमी रहा तो अनाज खराब हो जाएगा, ठीक। किस जीव को किसानों का मित्र कहा गया बेटा? देखिए किसानों का मित्र अधिकतर जब भी पूछा जाए तो कहेगा बेल। नहीं बेटा, बेल नहीं होगा। केचुआ जो है वो किसानों का मित्र होता है। क्यों होता है?
क्योंकि केचुआ जो होता है वो मिट्टी को भुरभुरा बना देता है। और किसान भी क्या चाहता है, किसान भी तो मिट्टी को भुरभुरा ही करना चाहता है ना। सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है बेटा? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इनमें से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव तारा, आर्यभट्ट। तो बेटा चंद्रमा यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो है एक प्राकृतिक उपग्रह किनका है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है बेटा। ठीक है। अब समझिए पृथ्वी क्या है। तो पृथ्वी भी तो एक ग्रह है। टोटल कितने ग्रह अभी? तो कुल 8 ग्रह बेटा। इसके पहले कितने थे? तो 9 ग्रह थे। ठीक है। इनमें से जो प्लूटो था 9वां ग्रह, उसको ग्रह की सूची से 2006 ईस्वी में हटा दिया गया। ठीक है। इसको बोने ग्रह में शामिल कर दिया। क्यों कर दिया बेटा? क्योंकि जो ग्रह के सारे गुण थे उनको ये प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। ठीक। इनमें से बेटा याद रखना शुक्र और जो बुध है, शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी कोई उपग्रह नहीं है, इनकी कोई चंद्रमा नहीं है। सबसे अधिक जो उपग्रह बात करेंगे बेटा आदि, तो सबसे अधिक उपग्रह जो है वो शनि का है। ठीक है। किसका है? तो शनि का है। ठीक है। अगला, किस ग्रह को द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? तो बृहस्पति जो है बेटा आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा है, इसलिए पृथ्वी क्या बृहस्पति जो है इनका द्रव्यमान जो है सबसे अधिक है। मंगल जो है बेटा उसको लाल ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। शुक्र को जो है वो पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा गया है। इसे भोर का तारा तो संत का तारा भी कहा गया है। आप सभी याद रखेंगे। शुक्र का जो है बेटा कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन अस्तित्व में है। यानी किसी भी ग्रह में, अन्य ग्रह में अगर तुलना करें तो कहीं भी जीव नहीं है बेटा। चलिए, कह रहे घर्षण हमेशा क्या होता है? अब घर्षण समझिए आप लोग। घर्षण हानिकारक, लाभदायक, आरोपित बल की दिशा में कार्य करती है, आरोपित बल का विरोध करती है। तो देखिए बेटा घर्षण क्या होता है? हमेशा हानिकारक नहीं होते, कभी कभी ये हमारे लिए लाभदायक होता है। हमेशा लाभदायक भी नहीं होते, कभी हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। ये आरोपित बल की दिशा में नहीं कार्य करते बेटा, आरोपित बल की विपरीत दिशा में ये कार्य करते हैं। ठीक है। घर्षण निर्भर करता है, घर्षण किस पर निर्भर करता है? पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर, दोनों पर, इनमें से किसी पर नहीं। तो जो घर्षण होता है पृष्ठ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और वस्तु के भार पर भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। घर्षण बढ़ाने का तरीका निम्न में से कौन है? अब घर्षण बढ़ाना है बेटू, ठीक है, घर्षण कम है। अस्नेहक के द्वारा तो घर्षण बढ़ाया नहीं जा सकता, इसको द्वारा कम किया जा सकता है। बॉल बेयरिंग के द्वारा, इसके भी द्वारा क्या होगा? घर्षण कम किया जा सकता है। तेल के द्वारा इसको भी कम किया जा सकता है, ग्रीस के द्वारा भी कम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे सतह को उखड़ा करके जो क्या करेंगे हम लोग, घर्षण को बढ़ा सकते हैं। आप लोग देखेंगे बच्चों कि जब साइकिल वगैरह आप लोग चलाते होंगे या फिर गाड़ी, तो वहां पे जो टायर होते हैं, ठीक है, तो टायर की गोटियां बनाई जाती है। ठीक है, बड़ी बड़ी गोटियां होती है। जब ये घिस जाते हैं तो क्या होता है कि ये छलकना स्टार्ट हो जाने, फिसलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें घर्षण नहीं हो पाता है। ठीक है। तो ये गोटियां क्या होती है कि ये जो सतह के बीच जो आकर्षण, जो घर्षण होता है बच्चों, इसको बढ़ा देता है। ठीक। इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? तो इनमें से नायलॉन जो है बेटा, आप लोग देख पा रहे हैं, नायलॉन क्या है? एक संश्लेषित रेशा। ठीक है। इनमें से कौन 4R में नहीं है? आप समझिए पर्यावरण से संबंधित 5R है बेटा। ठीक है। आप लोगों ने 5R पढ़ा है, पहले आप लोगों ने 3R पढ़ा था, अभी 5R चल रहा है। तो कौन है जो 4R में नहीं है? रीड्यूज, रीयूज, रिसाइकल, रिमूव। ठीक है। तो यहाँ पे डी जो है आपका रिमूव, ये नहीं है। इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? पॉलिस्टर आप लोग देखे होंगे बच्चा। ठीक है। पॉलिस्टर जो है, एक मिनट, नायलॉन, तो पॉलिस्टर आप लोग देखे होंगे बच्चों की आसानी से ये जल जाता है। लेकिन नायलॉन अगर आप लोग देखे होंगे, ये जल्दी से क्या होता है कि जलता नहीं है, ये क्या होता है? पिघलना प्रारंभ हो जाता है। अगर आपके पास नायलॉन की रस्सी वगैरह होगा तो देख लीजिएगा ये क्या होगा, तो ये जलेगा नहीं बेटा, ये पिघलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है। जूट जो है आप लोग देख रहे हैं, इसको सुनहरा रेशा कहा जाता है, सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो बेटा आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है, यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? HZ से। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? तो एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं बेटा? तो आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो सेकेंड होता है। ठीक।
ध्वनि संचरित हो सकती है। आप समझे बेटा, ध्वनि जो है वो किसमें संचरित हो सकती है? केवल ठोस में, केवल द्रव में। जहां केवल लग गया बच्चों समझिए ये नहीं होगा, केवल वायु या गैस में नहीं, ठोस द्रव गैस तीनों में होता है, ठीक है। बशर्ते क्या है कि ठोस में सबसे अधिक होता है, इसके बाद द्रव में होता है, ठीक है, इसके बाद द्रव में होता है, फिर किस में होता है? तो सबसे कम गैस में होता है, ठीक है बच्चों। निर्वात में जो है वो ध्वनि संचरित नहीं होती है, ठीक। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है बेटा? ये भी याद रखना, कई बार पूछा जाता है वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको भूसंपर्कन कहते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये सही। भूकंप की शक्ति का परिमाण कैसे मापा जा सकता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जा सकता है, ठीक है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है, धन आवेश और ऋण आवेश। चलिए, समान आवेश में क्या होता है बेटा? तो याद रखिएगा, समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, जबकि असमान आवेश में आकर्षण होता है। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? इसको हम लोग एरोसोल कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? तो बेटा याद रखिएगा 21%, ठीक है। ये सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी गैस है, ठीक है। सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? तो बेटा याद रखिएगा 78% जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। कौन सा? नाइट्रोजन। वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? अब जो वन का नाश हो रहा है बेटा, इसके लिए क्या कारण है, ठीक है, इनका हल क्या है, इनका कैसे रोका जा सकता है? मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण, पुनर्रोपण। तो इसका एक ही उपाय बेटा कि पेड़ को अधिक से अधिक लगाना चाहिए, ठीक है। तो पुनः वन रोपण जो है इनका सही कारण हो जाएगा। कह रहे काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम जो होता है बेटा इसको काला सोना कहा जाता है, ठीक है। जबकि जो कपास होता है उनको सफेद सोना के नाम से हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत? कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? अब प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं, यानी जो प्रकृति द्वारा प्राप्त नहीं होगा। जल तो किसी मानव ने नहीं बनाया बेटा, हवा को भी किसी मानव ने नहीं बनाया, सूर्य प्रकाश जो है ये भी किसी भी मानव ने नहीं बनाया। तो ये सारे के सारे तीनों जो हो जाएंगे ये प्राकृतिक संसाधन। तो बोला प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बच गया कौन? कपड़ा। कपड़ा कोई भगवान बना के थोड़े नहीं दिया बच्चों, ये किसने बनाया? तो मानव ने बनाया। तो बच्चों ये 50 MCQ प्रश्न था जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस प्रकार के ही प्रश्न आप लोग को एग्जाम में हुबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही पैटर्न रहने वाला बच्चों। इस प्रकार के कई अभी वीडियो में आपके पास में लेकर के आऊंगा, और अगर सिर्फ वीडियो ही देख लेते हैं, अगर अभी तक तैयारी नहीं कर पाए तो निश्चित आप 90+% लेकर के आओगे, मैं गारंटी देता हूं, अगर सही से आप लोग सही ढंग से पढ़ लिए तो। क्योंकि इससे बाहर एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए, और कमेंट और लाइक करने में आप कोई कंजूसाई ना करें बच्चों, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।